आज हम लोग पढ़ेंगे इंसेफ्लाइटिस। दो बीमारी ज्यादा सुनने को मिलता है, मेनिंजाइटिस और इंसेफ्लाइटिस, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज में। और इसमें बहुत सारे लोगों का जान जाता है, बच्चा लोगों का और बड़े बड़े लोगों का भी मतलब कि जान जा सकता है। तो इंसेफ्लाइटिस जो होता है जनरली बच्चा और ओल्ड एज में ज्यादा होता है, यानी कि जिसके पास लो इम्यूनिटी है वह बीच या छोटा, जो बच्चा छोटा है उसको ज्यादा होगा, या फिर जो एज मतलब ओल्ड एज में है उसको ज्यादा होगा। आप लोग देखते हैं कि लीची के सीजन में मुजफ्फरपुर और बिहार के आसपास साइड में इंसेफ्लाइटिस के मरीजों से लोग कहते हैं इंसेफ्लाइटिस हो गया है, मस्तिष्क ज्वर भी बोलते हैं उसको दूसरे हिंदी में। तो उससे पूरा जो मेहसी और मुजफ्फरपुर के आसपास का अस्पताल है वहां के बच्चों में देखा गया है कि गर्मी के दिनों में मई जून जब लीची का सीजन आता है तो उससे कुछ कनेक्शन है। अभी तक तो रिसर्च में पता नहीं लगा है, लेकिन उस समय जो है इंसेफ्लाइटिस का लक्षण जो होता है जेई बोलते हैं, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस इसका नाम है। मतलब बहुत सारे इंसेफ्लाइटिस का बहुत सारा प्रकार है, लेकिन जो मुजफ्फरपुर साइड में होता है जेई जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, उसका प्रकोप बढ़ जाता है। और इसमें बहुत सारे बच्चे जो होता है, क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है तो बहुत सारे बच्चे का जान चला जाता है, या फिर जो बच्चे रिकवरी भी हो जाते हैं वह मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एमआर, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। मतलब उनका जो ब्रेन का पार्ट है वो डैमेज होने के चलते, क्रेनियल नर्व डैमेज होगा तो जो पार्ट को सप्लाई दे रहा है वो पार्ट डैमेज हो जाएगा, फिर या ब्रेन का मेमोरी कम हो जाएगा, बच्चा लार चुआते रहेगा, मेंटली रूप से रिटार्ड होगा, बच्चा ठीक से फिजिकल एक्टिविटी जो है औरों की तुलना में क्लियर बराबर नहीं कर पाएगा। इंसेफ्लाइटिस, तो इंसेफ्लाइटिस जनरली वायरल डिजीज में ज्यादा होता है। हमने ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस पढ़ा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस पढ़ा, तो इंसेफ्लाइटिस भी बैक्टीरियल और वायरल होता है। तो इंसेफ्लाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन पेरिकाइमा प्रेजेंट एज डिफ्यूज एंड और फोकल न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिस्फंक्शन। मतलब ब्रेन के पेरिकाइमा को जो इन्फेक्शन, जहां इन्फ्लामेशन हो, मतलब जहां ब्रेन के पेरिकाइमा जो होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वह इंसेफ्लाइटिस कहलाता है। और कोवरिंग में मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो मेनिंजाइटिस कहलाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्योंकि इंसेफ्लाइटिस का जिक्र कर रहे हैं तो इंसेफ्लाइटिस के बाद भी एक और चीज देखने सुनने को मिलेगा कि मेनिंजोसेफ्लाइटिस, इसमें मेनिंजाइटिस और इंसेफ्लाइटिस का मिक्स रूप होता है। इसमें स्पाइनल कोड का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो अभी हम आज जो जिक्र करने जा रहे हैं, मतलब हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वह इंसेफ्लाइटिस का जिक्र करेंगे केवल कि इंसेफ्लाइटिस क्या होता है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ क्या हो गया, ब्रेन पेरिकाइमा में जो इन्फ्लामेशन हुआ वो आप इंसेफ्लाइटिस कहलाया। और यह जनरली क्या होता है तो ओल्ड एज में ज्यादा होता है, या फिर जो इन्फेंट्स है, बच्चे जो हैं उसमें ज्यादा होता है। अब इसमें इन्फेक्शन कैसे कैसे हो सकता है, तो इसमें भी इसमें जो इन्फेक्शियस इंसेफ्लाइटिस होता है या कहीं भी इन्फेक्शन लगेगा तो वहाँ इन्फ्लामेशन होगा, वहाँ पे स्वेलिंग आएगा, वहाँ पे रेडनेस होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, यह सब चीज तो होगा ही। तो अब देखिए कि उस बीमारी को होने का, जैसे इंसेफ्लाइटिस हो रहा है तो उस बीमारी को होने का कारण क्या क्या है। सबसे पहले कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है, कॉजेज को हम लोग पता लगाएंगे। तो वायरल के चलते इंसेफ्लाइटिस ज्यादा होता है और बैक्टीरिया के चलते होता है। कौन कौन वायरस है? वायरस का एक प्रकार है, वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो वायरस में क्या है कि हर्पेस वायरस होता है, हर्पेस जोस्टर वायरस होता है, वह वायरस इंसेफ्लाइटिस ज्यादा कॉज करता है। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस हम लोग कहीं मुजफ्फरपुर में ज्यादा देखने को मिलता है। वेरिसिला जोस्टर होता है, रेबीज वायरस, जिससे रेबीज होता है, कुत्ता काटने से रेबीज वायरस होता है, रेबीज रोग होता है। तो रेबीज वाले वायरस में भी इन्फेक्शन से भी इंसेफ्लाइटिस हो गया, यानी कि कोई वायरस हमारे शरीर में इंटर किया, वह अपने साथ जो सिम्टम है वह बीमारी तो प्रस्तुत नहीं किया, और बाद में शरीर के जो किसी अन्य भाग में, किसी जैसे ब्रेन में चाहे किसी ऑर्गन में जाके वहां भी बीमारी कॉज किया और उससे जो रिलेटेड बीमारी हुआ, तो इसलिए वायरस वहां पे इफेक्ट करता है। तो हर्पेस जोस्टर वायरस जिसको
शरीर में रहेगा वह इंसेफ्लाइटिस कोज कर सकता है। वेरिसेला जोस्टर वायरस से इंसेफ्लाइटिस कोज करता है। रेबिक वायरस इंसेफ्लाइटिस कोज कर सकता है। मिजिल्स मम्स रूबेला वायरल डिजीज है। MMR का टीका बच्चा सबको बचपन में दिया जाता है। लोग कहता है गलसुआ हो गया है, तो गलसुआ बीमारी है वह वायरल डिजीज है। मिजिल्स मम्स रूबेला, पहले बहुत लोगों का जान चला जाता था। अब क्या है कि किसी भी वायरल डिजीज से या किसी भी बीमारी से बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन कराते हैं। शरीर में बच्चा को बचपन में ही, चाहे एडल्ट एज में, हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए काबिल हो जाए। हमारे शरीर में T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट सेल है। हम इम्यूनिटी पढ़ाए हैं कि जो भी चीज हमको मिलेगा शरीर उसके प्रति लड़ने के लिए इम्यूनिटी पैदा कर लेगा। तो वैक्सीन में वही करते हैं, छोटा छोटा उसका जो हम लोग स्पोर डालते हैं बॉडी में, कि हमारा बॉडी जो है उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाए। कैसे, जैसे मानते हैं कोई कुश्ती लड़ रहा है, पहलवानी सीख रहा है, या बॉक्सिंग सीख रहा है, या कराटा सीख रहा है, तो उसको डेली ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो एक दिन वह क्या हो जाएगा, एक अच्छा सा ट्रेनर, मतलब कि अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। तो वैसे ही हमारे शरीर को उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, उस वायरस से लड़ने के लिए, इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए इम्यूनाइजेशन कराया जाता है। तो MMR का इम्यूनाइजेशन हो रहा है आजकल। इंसेफ्लाइटिस का भी इम्यूनाइजेशन कराया जाता है। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस अभी बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय टाइफाइड का, मेनिंजाइटिस का, इंसेफ्लाइटिस का, चिकन पॉक्स का, ट्यूबरकुलोसिस का, हेपेटाइटिस B वायरस का, इस सब का टीका दे दिया जाता है कि बच्चा के शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। लेकिन अब जिसको वैक्सीन पड़ गया उसको रोग होने का चांस कम रहता है। तो जिसको MMR का खतरा है उसको भी इंसेफ्लाइटिस कॉज कर सकता है। अब देखिए कि वायरस हो गया कि कौन कौन वायरस कॉज किया। अब जो है कुछ बैक्टीरिया भी है जो इंसेफ्लाइटिस कॉज कर रहा है। तो कौन कौन से बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया क्या करता है, ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस कॉज क्या था, हम यहाँ बता रहे थे, ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस। तो ट्यूबरकुलोस में माइक्रोबैक्टीरिया के चलते जो ब्रेन में इफेक्ट किया तो वहां बीमारी बदल जाएगा, वहां पर ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस हो गया। वैसे ही अगर माइकोबैक्टीरियम पेरिकाइमा में इफेक्ट करेगा तो ब्रेन में इंसेफ्लाइटिस डेवलप कर सकता है। इंसेफ्लाइटिस और मेनिंजाइटिस दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन सबका सिम्टम एक ही सा मिलता है। और उसमें सबसे पहले डायग्नोज करना रहता है कि वायरल है कि बैक्टीरियल है। बैक्टीरियल का अलग ट्रीटमेंट है, वायरल का अलग ट्रीटमेंट है, फंगल का अलग ट्रीटमेंट है, ट्यूबरकुलोस का अलग ट्रीटमेंट है। दूसरा क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस होता है। स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आप माइक्रोबायोलॉजी जब पढ़िएगा, चाहे पढ़े होंगे लोग जो, तो उसमें आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़िएगा तो बैक्टीरिया का भी बहुत सारा प्रकार है, वायरस का बहुत सारा प्रकार है, प्रोटोजोआ का बहुत सारा प्रकार है, एलिमेंट का बहुत, एलिमेंट वाला हम बता दिए वीडियो में, पिन वार्म, सीट वार्म, राउंड वार्म, ये सब का है। जियार्डिया, ओडिया, काला जार, मलेरिया, ये सब आता है प्रोटोजोआ में। तो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बता दिया गया है जो टीबी कॉज करता है। अब 2 ठो कॉज हो गया। अब क्या हो गया, तीसरा हो गया ऑटो इम्यून इंसेफ्लाइटिस। हम बार बार जिक्र करते हैं ऑटो इम्यून में क्या होता है कि अपना शरीर का ही इम्यूनिटी, किसी किसी में जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज रहता है तो शरीर ही इतना ज्यादा इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है कि अपने ही ऑर्गन्स को खराब पहुंचाने लगता है। ऐसे बोले कि ज्यादा तेज बनना भी खराब है, तो वैसे ही शरीर का जो ऐसा चीज कि ज्यादा ही तेज बने बस अपने ही चीज को नुकसान पहुंचे, पहचान नहीं पाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में कि कौन अपना है कौन पराया है। क्या होता है, जिसके ऊपर घमंड का नशा होता है किसी भी चीज का, चाहे सत्ता का घमंड हो, चाहे पावर का घमंड हो, चाहे कोई अफसर हो, मतलब कोई भी ऐसा आदमी है जिसको अपने पावर का या फिर किसी चीज का घमंड है, वो सत्ता के नशा के चूर में वो किसी को समझ नहीं पाता है कि कौन अपना है कौन पराया है, कौन दुश्मन है कौन, जब निकल जाता है बाद में पता लगता है। तो वैसे ही जो ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि अपना ही शरीर का इम्यूनिटी अपने ही ऑर्गन को खराब पहुंचाने लगता है, बीमारी पैदा करने लगता है। वैसा बीमारी ऑटो इम्यून डिजीज में आता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज में भी क्या करता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें ब्लड ब्रेन बैरियर्स होता है, उसमें क्या करता है कि वहां के सेल तक को डिस्ट्रॉय कर देता है ज्यादा हाई इम्यूनिटी डेवलप होने से। जो हो गया जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। जैपनीज का हम नाम रख रहे थे, जापान में सबसे पहले हुआ था इसलिए इसका नाम पड़ा जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। अभी हमारे बिहार में होता है, लीची के सीजन में इस पर रिसर्च हो रहा है कि क्यों होता है,
जैपनीज इंसेफ्लाइटिस बच्चों में क्यों ज़्यादा हो रहा है, तो कोई लोग कहता है लीची खाने से होता है, कोई कहता है होना से, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं लगा है। लेकिन यही हिदायत दिया जाता है कि बच्चा जो है उसको साफ सफाई में रहना है, गंदगी में नहीं रहना है, बच्चा को रात में जरूर खाना खिलाना है, खाली पेट नहीं सोने देना है, बच्चा को दिन भर कुछ ना कुछ पानी पिलाना है, क्योंकि गाँव देहात का बच्चा क्या धूप में खेलते रहेगा, धूप से उसको मतलब नहीं है, उसके शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, सोडियम पोटेशियम में कमी हो जाता है। कभी कभी गरीब आदमी जो है कोई बच्चा को गरीबी के चलते खिला नहीं पाता है रात में खाना, या बच्चा खेलते खेलते रात में सुत गया पहले ही, तो माँ बाप सोचता है कि चलो भाई सवेरे उठ के खिला देंगे। तो ऐसे लोगों में ज़्यादा देखा गया है, इसलिए सरकार के द्वारा इस अभी स्कीम चलाया जा रहा है, लोग को जागरूक किया जा रहा है कि बच्चा को शाम को खाना खिला के सुलाना है, बच्चा को खाली पेट नहीं रहना है, बच्चा को नमक चीनी का पानी देना है, डायरिया होने पे, ज़्यादा बुखार होने पे, एक चमकी होने पर, चमकी बुखार भी बोलते हैं उसको, जेई को, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस को, सरकार के द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो चमकी पर धमकी कि मतलब जैसे चमकी हो तैसे आपको प्रिकॉशन हो जाना है, आपको सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाना है, बीमारी को बढ़ने नहीं देना है। गांव देहात में झाड़ फूक के अब लोग, बच्चा उसमें कन्वल्सन होता है, मिर्गी होता है, हाथ गोड़ तानता है, तो लोग कहला कि भाई कोनो खो दिल लौंग दिखावो, कोनो कहता है अंडा काटो, कोनो कहता है इसका जो झैती करावो, कोनो कहता है नीम से, वो सब नहीं करना है, ठीक है ना, उसका ट्रीटमेंट पहुंचना चाहिए। तो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस भी वायरल इन्फेक्शन है, और यह किससे होता है, तो मॉस्किटो होता है, जो मॉस्किटो फैलाता है जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। तो गर्मी के दिनों में जो खुला में सोता होता है लोग, ज्यादा गर्मी के दिन में क्या होता है कीट पतंग का ज्यादा प्रकोप बढ़ जाता है, मच्छर उच्छर कीट उट का ज्यादा हो जाता है, गर्मी के चलते उस भी जमीन से बहुत सारे कीट निकलते हैं, तो उससे जो है बहुत सारे कीटों का प्रकोप बढ़ता है, तो उस तरह मॉस्किटो का भी प्रकोप बढ़ जाता है गर्मी के दिनों में। मच्छरदानी लगा के सोना है, प्रॉपर उसका मेंटेन करना है। और एक होता है एलर्जिक इंसेफ्लाइटिस, कभी कभी किसी इसके एलर्जी के चलते भी इंसेफ्लाइटिस डेवलप कर सकता है। क्रोनिक इंसेफ्लाइटिस, कभी कभी क्या होता है कि जो एड्स का पेशेंट है, HIV जिसको है, तो उसको क्या होगा, धीरे धीरे उसमें लो इम्यूनिटी के चलते जो है उसके शरीर में इंसेफ्लाइटिस डेवलप कर सकता है, तो उसको बोलते हैं क्रोनिक इंसेफ्लाइटिस, यानी बहुत दिनों से इंसेफ्लाइटिस जो है शरीर में घर कर रहा है, और उसके बाद उसका जो इंसेफ्लाइटिस डेवलप किया। तो अब हम लोग इसका समझ गए क्या क्या हुआ, अब इसका हम लोग सिम्टम समझेंगे कि क्या क्या इसका सिम्टम होगा, क्या क्या लक्षण होगा। तो इंसेफ्लाइटिस का सिम्टम जो है वह डिपेंड करता है कि कितना कैसा उसका सीवियरिटी है। कभी कभी सीवियर केसेस में क्या होता है कि पेशेंट का ब्रेन डैमेज हो जाता है, वह स्ट्रोक में चला जाता है, और पेशेंट मर भी सकता है, डेथ भी हो सकता है। तो अभी जो हम लोग समझेंगे कि माइल्ड फ्लू, पहले जो सबसे पहले किसी को इंसेफ्लाइटिस का लक्षण शरीर में आएगा तो लगेगा जिसे माइल्ड फ्लू है, मतलब कि जो सीजनली बुखार उखार होता है वैसा सिम्टम आएगा। पेशेंट को क्या मिलेगा कि पेशेंट को क्या हुआ कि प्रॉब्लम टू स्पीक एंड हियरिंग, पेशेंट को जो होता है वह बोलने में, सबसे पहले माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम आएगा, बता रहे थे ना, तो पहले क्या हुआ कि उसमें क्या हुआ, पेशेंट को माथा में दर्द, फीवर, जी मिचलाना, उल्टी, और पूरे शरीर में पेन होगा। मतलब जो जनरल सिम्टम होता है कि शरीर में दर्द होना, जी मिचलाना, उल्टी होना, माथा में दर्द होना, तो लगेगा कि सर्दी खांसी बुखार से भी है। लेकिन जब यह एडवांस केसेस में आएगा, जब ब्रेन के पेरिंकाइमा को इन्वॉल्व करेगा सीवियर केसेस में, तो क्या होगा, पेशेंट को प्रॉब्लम, पेशेंट जो बोलेगा ना तो साफ नहीं बोलेगा, उसको कहोगे तो ठीक से सुनाएगा नहीं, बोलने में तोड़ तोड़ के बोलेगा, क्योंकि ब्रेन के पार्ट डैमेज होने से, इन्फेक्शन होने से, इन्फ्लामेशन होने से यह सब सिम्टम आएगा। डबल विजन, पेशेंट को दो चीज दिखाई देगा। डबल विजन मतलब लगेगा कि उसको, उसके सामने एक आदमी खड़ा रहेगा, दो आदमी खड़ा है। हेलिनियस, उसका मतलब कि चित्त भ्रमण रहेगा, पेशेंट क्या करेगा, बउआएगा, उठ पटांग बोलेगा, वो है, उसको भेज दो, उसको या कर दो, हेलिनियस रहेगा। और पर्सनालिटी उसका चेंज रहेगा, बोलने का, काम करने का, बैठने का, सब पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा। कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा, पेशेंट एकत्रित नहीं हो पाएगा। पेशेंट को फोटोफोबिया भी डेवलप हो गया, यानी कि फोटो लाइट से देख के उसको डर लगेगा। जितना मेनिंजाइटिस में सिम्टम रहेगा वो सब आएगा। कॉन्शियसनेस रहेगा, पैरालिसिस हो सकता है, सीजर हो सकता है, मिर्गी का दौरा पड़ सकता है, कंफ्यूज रहेगा पेशेंट। तो यह सब हम बता दिए। मसल्स वीकनेस रहेगा, इन्वॉल्मेंट्री आई मूवमेंट, ठीक से आई मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो यह सब हम पेशेंट का सिम्टम से पता कर सकते हैं। और उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन में कैसे जाएंगे,
डायग्नोसिस में हम लोग जाएंगे, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, कितने दिन से बुखार है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे वातावरण में रहता है, हाइजीन कंट्रोल करता है कि नहीं, मच्छर वाला एरिया में तो नहीं है, उस एरिया में और तो पेशेंट पहले से कोई नहीं है इस तरह का, और भी आसपास का बच्चा तो हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पूरा वाइटल लेंगे, नेक रिजिडिटी तो नहीं है, स्टिफ कॉर्निक साइन तो नहीं है, हाई टेम्परेचर तो नहीं है, यह सब हम लोग सीटी स्कैन करा के डायग्नोस कर सकते हैं। ब्रेन का बायोप्सी किसी किसी कंडीशन में होता है, लंबर पंचर करके सीएसएफ एग्जामिनेशन होता है। तो यह सब करके हम लोग का उसका इन्वेस्टिगेशन हम लोग पता कर सकते हैं कि मेनिंजाइटिस का, इंसेफ्लाइटिस का क्या क्या जांच सब करा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है कि यह बच्चा में भी होता है और बड़े लोगों में भी होता है। तो यह सब फैलता किसको है, तो लो इम्यूनिटी वाले, जिसका जिसको HIV वगैरह पहले से है, जिसका इम्यून रिस्पॉन्स पेशेंट है, उसके पास इंसेफ्लाइटिस होने का चांस बढ़ जाता है। और इंसेफ्लाइटिस क्या होता है, स्प्रेड होने का क्या है कि कांटेक्ट के द्वारा, मतलब सलाइवा के कांटेक्ट से, सलाइवा के कांटेक्ट से, नोजल डिस्चार्ज से, फीसेस से, रिस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि सांस के द्वारा बोलने अगल बगल में, उससे भी फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है। तो इसका ड्रॉपलेट के अलावा ये सब भी है कि रिस्पिरेटरी एंड थ्रोट सेक्रेशन ऑफ्टन स्प्रेड थ्रू द किसिंग, कॉफिंग, शेयरिंग, ड्रिंकिंग ग्लास, एक ग्लास में कोई दूसरा आदमी पिया, ईटिंग, साथ में बैठ के खाना खाया, पर्सनल आइटम ऑफ द टूथब्रश, एक टूथब्रश से मुंह धोया, लिपस्टिक एगो लगाया, 4 गोड़ा है तो 4 गो में, और सिगरेट मानते हैं 3 गो 4 गो पीड़ा है, थोड़ा एक इस सब से भी पड़ सकता है इंसेफ्लाइटिस, ये स्प्रेड होने का ये सब चांस है। अब जैसे मान लीजिए कि कहीं भी किसी हॉस्टल में, क्लासरूम में, बहुत सारे घर में बहुत सारे लोग जो है एक दूसरे का सामान इस्तेमाल आपस में करते हैं, तो उससे वहाँ जो भी इस्तेमाल करेगा, जिसको इन्फेक्शन रहेगा किसी एक आदमी को, तो पूरे लोग को स्प्रेड कर सकता है। तो जनरली हम लोग देखे हैं कि जो इंसेफ्लाइटिस होता है वह बैक्टीरियल भी होता है, पहले बता चुके हैं, वायरल भी होता है, फंगल भी होता है, पैरासाइटल भी होता है। तो यह डिपेंड करता है किस तरह का है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जिसको 60% केसेस में इंसेफ्लाइटिस का पता नहीं लग पाता है, अनट्रीटेड और अनडायग्नोस्ड केसेस में इंसेफ्लाइटिस मिलता है। तो अब हम लोग इस सब इन्वेस्टिगेशन से इंसेफ्लाइटिस का पता लगा लेंगे कि जो भी हम बताए, सीटी स्कैन से, सीएसएफ एग्जामिनेशन से। तो अभी इसका ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या करना है कि पेशेंट को जो है उसको हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करना है। जो भी रोगी होगा उसको क्लीन मतलब रखने का, पूरा प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। उस बच्चा को या फिर जो भी मरीज है उसको हम लोग साफ सफाई में रखेंगे, उसका बेड साफ सफाई में रखेंगे। जिस चीज़ से इंसेफ्लाइटिस हुआ है, यदि बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक देंगे, बहुत सारे एंटीबायोटिक के ग्रुप बता दिए हैं, ठीक है ना। और एंटीवायरल इंसेफ्लाइटिस है तो वायरल एसिकोवीर वगैरह आता है, वायरल ट्रीटमेंट देंगे। और पेशेंट को क्या देते हैं, फिर एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होता है, फीवर और दर्द के लिए होता है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट को पानी ज़्यादा सेवन कराएंगे, डाइट पूरा प्रॉपर मेंटेन करेंगे। तो यह सब करके हम लोग उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। चलो